नमस्कार दोस्तों, हिंदी लर्नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मैं एसएन शुक्ला आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा परिचय दिया था कि अपराध शास्त्र क्या होता है, अपराध क्या होता है, क्राइम क्या होता है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार दोबारा आप जाके आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं उसके आगे का पार्ट बताने का प्रयास करूंगा। तो लाफ करते हम पढ़े थे। आज मैं आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम दोनों बताने का प्रयास करूंगा। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को अगर देखा जाए तो वो कौन-कौन से अवयव हैं अपराध के, जिनके आधार पर हम अपराध को घोषित कर सकते हैं। कौन-कौन से अवयव, और वो सारे अवयव होने भी आवश्यक हैं और कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं जहाँ पर वो अवयव हों या ना हों ज़रूरी नहीं है। मैं दोनों की बात करूँगा, दोनों की चर्चा करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को अपराध का परिभाषा बताई थी, जिसके अंतर्गत कोई भी कृत्य जो राज्य के द्वारा या फिर कानून के द्वारा, विधि के द्वारा निषेध की गई हो और उसके द्वारा किसी को हानि हो रही हो। ये सामान्य सी परिभाषा थी। बाकी किसी राइटर के द्वारा लिखी गई परिभाषा आप टेक्स्ट बुक के ज़रिए देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम या फिर अपराध के अवयवों के बारे में। ये करीब 4 होते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो हमारा मानना है कि जो अपराध होगा वो एक मानव के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मानव के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा मेंस रिया का मतलब है कि इंटेंशन, जो दुराशय, जो आपके अंदर अपराध करने का जो आशय उत्पन्न होता है आपके मन में, उसके बारे में बात की गई है। तीसरा है एक्टस रिया, यानी आपराधिक कृत्य, यानी कि जब आपने इंटेंशन बना लिया फिर उसको करने का तैयारी कर ली, उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद चौथा होता है इंजरी, यानी आप कोई कृत्य करते हैं उससे किसी को हानि पहुंचता हो तो उसे इंजरी के रूप में देखा जाएगा। अब आगे के इसका विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ ह्यूमन बीइंग से हम केवल मानव जाति या मनुष्य को नहीं देखेंगे। जैसे हमारा प्राकृतिक रूप में मानव को मतलब हम समझते हैं कि हम जो स्त्री पुरुष बच्चे ये सब हैं इनको मानव मानते हैं। पर यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग को विस्तारित रूप में देखेंगे। जिसे सेक्शन 11, जो आईपीसी का सेक्शन 11 है, उसने पर्सन डिफाइन किया है। पर्सन यानी व्यक्ति विशेष, यानी लीगल पर्सन, जो विधिक व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया गया है। जो कोई एक कंपनी भी हो सकती है, एक संस्था भी हो सकती है, एक व्यक्ति विशेष भी हो सकती है। तो पर्सन, ह्यूमन बीइंग जो बताने का प्रयास किया गया है अवयव के रूप में, वो पर्सन के रूप में लिया जाएगा सेक्शन 11 के डेफिनेशन के अनुसार। यानी भी वो व्यक्ति, लीगल व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई संस्थान या फिर कोई व्यक्ति विशेष। उसके बाद हम बात करेंगे मेंसिया का। मेंसिया एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि दुराशय, यानी इंटेंशन। हम जब कोई अपराध के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए है, उसकी बी से किसी का प्रकार की बहस हो गई और ए ने मन ही मन सोच लिया कि अब तो इससे बदला लेना है, अब इसे मारना है। तो ये मेन क्रिया है, यानी कि व्यक्ति के मन में आशय आ जाए, वो इंटेंशन हो कि हाँ मुझे इसके प्रति कुछ आपराधिक घटना करनी है, वो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक मैक्सिम की बात जरूर की जाएगी। मेंसिया क्यों एलिमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है? एक्ट्रेस नॉन फेसिट रियोम नीसी मेंसिट रिया, यानी कोई कृत्य स्वयं में किसी को दोषी सिद्ध नहीं करता जब तक उस व्यक्ति का आशय दोषयुक्त ना हो। इसका अर्थ ये है कि ये एलिमेंट जो है, मेंसरिया का एलिमेंट, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम किसी कोई अपराध करते हैं, कोई कृत्य करते हैं, तो उसको अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक हमारे मन में उस अपराध को करने का आशय उत्पन्न ना हो। जैसे हम जब तक मन विचार नहीं है हमारे मन में,
हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं आया अपराध करने का, तब तक हम उसे अपराध नहीं मान सकते। अगर हम अपने बचाव में किसी पर हमला करते हैं, तो उसे हम अपराध नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि अपराध कब होगा? जब कृत्य भी हो, यानी एक कृत्य हो, उसके साथ आशय होना आवश्यक है। हमने अगर अपने बचाव में किसी पर हमला किया, तो वो अपराध नहीं होगा। हमने अगर प्रोवोकेशन में किसी पर हमला किया, तो वो अपराध नहीं आएगा। अपराध कब होगा? कि हमने कृत्य करने का विचार किया, यानी हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ, वो आशय आया, तभी उसे हम अपराध की श्रेणी में मानेंगे। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्शन जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दूसरा है एक्टस्रिया। एक्टस्रिया यानी कि कृत्य होना आवश्यक है। आपने विचार तो बना लिया, आपने सोच लिया, ए ने सोच लिया कि भाई बी को हम जान से मार देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया उसने। बस विचार बनाया, विचार बनाने के बाद उसका मन शांत हुआ और फिर उसने आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। वो अपराध तभी माना जाएगा जब वो अपराध पूरी तरह से हो गया हो। तो एक्टस रिया मेंस रिया का पूरक स्वरूप है, यानी कि मनुष्य होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग जो मैंने बोला, यानी कि पर्सन, सेक्शन 11 जो बोलता है पर्सन का परिभाषा देता है। दूसरा दुराशय यानी कि मेंसरिया होना चाहिए, और तीसरा कृत्य यानी कि जो कार्य है वो होना आवश्यक है। हाँ, इसके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और चौथा एलिमेंट जो सबसे जरूरी माना जाएगा, जो अपराध को पूर्ण करता है, पूर्ति करता है, वो है हानि अथवा क्षति या फिर इंजरी। यानी कि आपके कृत्य, आपने पहले एक पर्सन होना आवश्यक है, मानव होना आवश्यक है, ह्यूमन बीइंग होना आवश्यक है। उसके बाद आपके मन में विचार आना आवश्यक है, बुरा से आप प्लानिंग करते हैं या जो कुछ भी। उसके बाद आप कृत्य यानी कि वो कार्य करते हैं, और आपके किए गए कृत्य से अगर किसी को हानि होती है, किसी को क्षति पहुंचती है, या हानि कई प्रकार के होते हैं, आगे अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो अगर किसी को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तब ये पूर्ण रूपेण से ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करके ये एक अपराध के रूप में जाना जाएगा। अब आईपीसी सेक्शन 44 माफ कीजिएगा, आईपीसी सेक्शन 44 क्षति के बारे में बताता है, किस प्रकार की क्षति होनी चाहिए। जो किसी के शरीर, मन, ख्याति एवं संपत्ति को अवैध रूप से कारित करे। यानी हानि किस प्रकार की होनी चाहिए? शरीर पर की गई हानि, मन पर की गई हानि, ख्याति पर की गई हानि, और संपत्ति पर की गई हानि। ये इतने 4 प्रकार की हानियों के बारे में सेक्शन 44 आईपीसी का बताता है, और यही हानियां मानी जाती हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा है, बहुत सारा ऐसे ऐसे होते हैं कि हाँ, मानसिक प्रताड़ना के भी केसेस होते हैं, तो वो मन पर की गई हानि हुई है। या फिर किसी को इस तरह से व्यवहार किया गया कि उसकी बेइज्जती हुई, तो वो ख्याति पर हानि हो गई। किसी के धन पर कब्जा कर लिया गया, जमीन पर कब्जा कर लिया गया, संपत्ति की हानि हो गई, किसी को मारा गया, चोट पहुंचाया गया, शरीर की हानि हो गई। ये 4 प्रकार की हानियों के बारे में सेक्शन 44 में बताया गया है। अब इसके बाद हम आगे कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। जो क्राइम है, अपराध है, उसके चरण कौन कौन से हैं। जैसे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं, सेम वैसे ही स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर उनको व्याख्यायित किया गया है इस प्रकार से। उसके भी 4 ही चरण हैं। जो पहला है इंटेंशन। देखिए, आपके अंदर इरादा या लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। आप अचानक से कोई कृत्य करते हैं और कोई अपराध हो जाता है, तो उस अपराध की श्रेणी में इसीलिए देखिए नहीं देखा जाता। इंटेंशन होना जरूरी है। मान लीजिए हम लूट की घटना की बात करते हैं, तो एक ए करके व्यक्ति है, उसने एक संयुक्त रूप से पूरा समूह है, उसको देखा, वहां पर कोई व्यक्ति दिखा कि उसे लूट सकते हैं, तो वो एक इंटेंशन बनाता है लूट का। तो ये एक स्टेज है कि उसने मन बना रखा है कि फला व्यक्ति को हमें लूटना है। तो इंटेंशन ऑफ क्राइम यानी आपका इंटेंशन होना पहला स्टेज है। आप इरादा बनाते हैं अपराध करने का। आप कहना गलत होगा, कोई व्यक्ति है, वो इरादा करता है कोई कृत्य करने का जो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसके बाद आता है प्रिपरेशन, यानी पहले इरादा बनाया गया एक कि हाँ, ये काम करना है जो अपराध हो सकता है। उसके बाद प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए इरादा ये है
कि ए ने सोचा कि बी को मुझे मारना है। प्रिपरेशन क्या है? ए गया दुकान पर, अस्त्र की दुकान पर गया और वहां पे एक बंदूक खरीदा उसने, एक गन खरीदा। तो ये हो गई तैयारी, यानी प्रिपरेशन। दूसरा स्टेज होता है। या फिर मान लीजिए ए को बी के घर में चोरी करनी है, तो वो उसने औजार, ताला तोड़ने के लिए, घर गेट तोड़ने के लिए ये सारी औजार ले लिए, तो ये प्रिपरेशन हो गया। यहाँ पर भी अभी क्राइम हुआ नहीं है, ये आप याद रखिएगा। इंटेंशन, प्रिपरेशन, ये सारे स्टेज जब क्रॉस कर लेंगे तभी क्राइम को पूर्ण रूपेण माना जाएगा। तीसरा है, देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, प्रिपरेशन तैयारी दंडनीय नहीं है। ठीक है, तैयारी दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पर तैयारी को दंडनीय माना जा सकता है। वो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 122, यानी आप सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें, अगर आपने इसकी तैयारी भी कर ली है तो वो दंडनीय माना जाएगा। 126, यानी आपने लूटपाट का विचार किया है। 399, यानी डकैती का विचार किया है। 233 से 35 और 255 से 257, ये जैसे आप लीजिए नोट का, सिक्के का, स्टाम्प का, इन सब का कुछ नकल बनाने का प्रिपरेशन किया, तैयारी किया है। आपने मशीनें तैयार कर ली, नकली नोट छापना है आपने अभी नकली नोट छापा नहीं, आपने अभी नकली स्टाम्प छापा नहीं, लेकिन आपने मशीनें तैयार कर ली हैं, तो ये सारी दंडनीय भी मानी जाएंगी। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका स्टेज ऑफ क्राइम पूरा होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम में तीसरा चरण। तीसरा चरण है अटेम्प्ट, यानी आप प्रयास करते हैं। जैसे ए ने बी को मारने के लिए पहले विचार बनाया, फिर उसने एक बंदूक खरीदी, यानी इंटेंशन, फिर उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद वो जाके बी को गोली मारता है, उसने बंदूक का ट्रिगर दबाया। तो ये हो गया अटेम्प्ट, यानी प्रयास उसने कर लिया। अब देखिए अटेम्प्ट में भी ये चौथा चरण जब तक नहीं होगा, जैसे एलिमेंट का चौथा चरण था हानि पहुंचना, चौथा चरण जब तक नहीं होगा तब तक उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। उसी तरह से प्रयास में भी दंडनीय नहीं होगा। हाँ, इसमें सेक्शन कौन कौन से हैं? आपका जो दंडनीय माना जाएगा 121, 124, ये 121, 124 ये सब हम आपको विस्तार से भी बताएंगे जब आप आईपीसी बताएंगे, लेकिन 121 हमने आपको बता दिया, सरकार के विरुद्ध युद्ध। 124 हो गया देशद्रोह, और 125 जो आपका है वो किसी मित्र राष्ट्र, दो देश का मित्र राष्ट्र है उसके विरुद्ध आपको युद्ध करते हैं। 130 है किसी राज कैदी को भागने में या किसी तरह की सहायता प्रदान करते हैं। 131 सेना के प्रति विद्रोह करते हैं। 152 लोक सेवक पर हमला करते हैं। 153 आपके भाषण के जरिए ये होता है कि बवाल हो जाएगा, कोई बलवा हो जाएगा, उस पे आता है। 161 से 165 ये सारे भ्रष्टाचार संबंधी कानून हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आप लोगों को बताएंगे। 196 से 198 ये नकली प्रमाण पत्र या मिथ्या प्रमाण पत्र बनाने का है। 200 है मिथ्या घोषणा करने का। 213 अपराधी के दंड को प्रतिच्छादित के लिए उपहार, यानी जिससे किसी अपराधी को कोई दंड मिलने वाला है उसको आप कम करने का विचार करते हैं, उसके एवज में आप कोई उपहार या गिफ्ट देते हैं। उसके बाद 240, 41, 51 ये सारे नकली सिक्के, नकली मुद्राकरण करने का तरीका है, इसके अंतर्गत भी है। 385, 387, 389 ये सारे वसूली से रिलेटेड, यानी आप किसी को वसूली कर रहे हैं, किसी से उसको भय दे रहे हैं, किसी प्रकार का मृत्यु का भय, चोट पहुंचाने का भय या किसी प्रकार का भय दे रहे हैं। उसके बाद 391, 94, 95 ये लूट और डकैती इन सबसे रिलेटेड है। 97 भी इन्हीं से रिलेटेड है। फिर 408 और 59 ये सेंध मारना या किसी के घर में ट्रेस पासिस करना रात में, इन सब चीजों से रिलेटेड है। ये ऐसे ऐसे अटेम्प्ट हैं जो अगर आगे के चरण में नहीं भी जाते हैं तो इनको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा 511 सेक्शन है, उसके बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिर आपका आता है कुछ ऐसे प्रोविजन है, सेक्शन है जहां पर क्या है, तैयारी और प्रयास दोनों के लिए, प्रयास और पूर्ति दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे ऊपर की जो हमने बताई है उसमें प्रयास के लिए सेक्शन सेम है जो आगे का चरण होगा, लेकिन जैसे 302 है, 302 क्या है आपका,
ये मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु की जाती है, और मृत्यु का प्रयास 307, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें हम प्रयास के लिए अलग सेक्शन है और पूर्ति के लिए, अपराध की पूर्ति के लिए अलग सेक्शन है। उसी प्रकार 304, 308 इनमें भी प्रयास, लूट का प्रयास और लूट की पूर्ति, ये अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा जो स्टेज है क्राइम का, एकम्प्लिशमेंट, यानी कंक्लूजन। आप पूर्ति कर देते हो, आपने अपराध पूरी तरह से कर दिया, या किसी व्यक्ति ने अपराध पूरी तरह से कर दिया। ये सबसे आखिरी स्टेज है अपराध का। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखा और स्टेजेस ऑफ क्राइम देखा। अब आगे के चरण में हम लोग आईपीसी से शुरुआत करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको लोगों को अच्छा लगा हो, कैसा लगा वीडियो, हमें ज़रूर बताइए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे की वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।